नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 19 अनिष्का और राहत का प्राइवेट टाइम। रात के 9 बजे मल्होत्रा फार्म हाउस में अंशुमन, अनन्या, विशाखा बुआ और अनिष्का साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। उन सभी के डिनर करते ही विशाखा बुआ ने कहा, मैंने सुना है तुम लोगों के कॉलेज में फ्रेशर पार्टी होने वाली है, तो क्या तुम लोगों ने उसकी प्रिपरेशन कर ली है? उनके सवाल पर अनन्या ने ज्यादा उत्साह न दिखाते हुए कहा, उसमें क्या तैयारी करना है बुआ सा? उसके इस सवाल पर अनिष्का ने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा, मुझे तो शक होता है कि तू हमारी रीति है ही नहीं। अनिष्का ने जैसे ही ये शब्द कहे, अनन्या को आखिरी निवाला खाते हुए जोर का ठसका लग गया। उसे इस तरह से देखकर अंशुमन ने उसके आगे पानी की एक गिलास बढ़ा दिया और अनिष्का उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोलने लगी, अरे तू इतना परेशान क्यों हो रही है? मैं तो ये बस इसलिए बोल रही थी कि पहले तो हमारी क्लास में किसी का भी बर्थडे हो, लेकिन शॉपिंग करने तू सबसे पहले जाती थी और आज देखो शॉपिंग का इतना बड़ा मौका मिला है, तो तू बोल रही है फ्रेशर पार्टी की क्या तैयारी करना है? अनिष्का की बात पर अनन्या ने एक चैन की सांस ली। तभी उसने देखा कि अंशुमन ने टेबल के नीचे से उसका हाथ थामा हुआ है। ये देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ और उसने खुद को नॉर्मल करते हुए जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है अनिष्का, हमारे कहने का मतलब ये था अभी तो 10 दिन बचे हैं फ्रेशर्स की, तो अभी से शॉपिंग क्यों करना? उसकी इस बात पर अनिष्का ने अपना मुंह फुलाते हुए बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं मुझे तो कल ही शॉपिंग पर जाना है। उसकी इस बचकानी हरकत को देखकर अनन्या ने हार मानते हुए कहा, ठीक है अनिष्का, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन क्या हम कल की बजाय परसों चल सकते हैं, क्योंकि परसों संडे है तो हमारी पढ़ाई का लॉस भी नहीं होगा। अनन्या की इस बात को सुनकर अनिष्का ने अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए कहा, ठीक है, तो ये तय रहा कि परसों हम सब शॉपिंग पर जाने वाले हैं। ये बोलकर वह जल्दी से भागकर अपने रूम की तरफ चली गई थी। सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि इस समय अनिष्का को राहत का कॉल आता है, इसलिए वह इस टाइम पर अपने रूम में ही होती है। लेकिन अंशुमन को इस बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने विशाखा बुआ से पूछा, बुआ जी ये अनिष्का इतनी हड़बड़ाकर अपने कमरे की तरफ क्यों गई है? उद्धरण चिन्ह। उसका ये सवाल सुनकर विशाखा बुआ उससे मुस्कुराते हुए कहती है, शायद तुम्हें नहीं पता है कि इस समय राहत और अनिष्का का प्राइवेट टाइम होता है, इसलिए वह इस समय अपने रूम में चली गई क्योंकि उसे राहत कॉल करने वाला होगा। विशाखा बुआ की बात सुनकर अंशुमन आश्चर्य से पूछता है, इसका मतलब राहत और अनिष्का एक दूसरे से? वह आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही अनन्या उसके सेंटेंस को पूरा करते हुए कहती है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी बचपन से। अनन्या की बात सुनकर अंशुमन अब सब कुछ समझ जाता है। तभी विशाखा बुआ अंशुमन की तरफ देखकर उससे बोलती है, बेटा क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? बुआ जी के ऐसा पूछने पर अंशुमन ने उन्हें जवाब में कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, आप बस बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। विशाखा बुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे कल सुबह दिल्ली के लिए निकलना है क्योंकि वहाँ कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर मेरे सिग्नेचर की जरूरत है, तो तुम्हें 2 दिनों के लिए अनन्या और अनिष्का के साथ रहना होगा। हो सके तो तुम उन्हीं के साथ कॉलेज जाना आना भी कर लेना। उनकी बात सुनकर तो अंशुमन के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखकर कहा, ठीक है बूब जी, आप बेफिक्र होकर चले जाइए, यहाँ पर मैं सब कुछ देख लूंगा। अंशुमन का जवाब सुनकर विशाखा बुआ ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि अंशुमन के यहाँ होने से उनकी चिंता कम हो गई थी। क्योंकि अंशुमन और अनन्या का डिनर हो चुका था, इसलिए वे दोनों साथ में टेबल से उठ गए। इस समय विशाखा बुआ 7 से टेबल साफ करवा रही थी। अंशुमन ने अपने कमरे में जाते समय अनन्या को आंखों से टेरेस की तरफ इशारा करके 1 घंटे बाद मिलने के लिए कहा। अनन्या ने उसकी बात को समझकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। वही अंशुमन भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए घर के बाहर गार्डन की तरफ निकल गया। अंशुमन और अनन्या अब बेसब्री से 10 बजने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अनन्या अच्छी तरह से जानती थी कि अंशुमन आज उससे उसकी पावर्स के बारे में जरूर कोई सवाल करेगा।
वैसे तो अंशुमन के सामने अनन्या अपना हर राज खोलने को तैयार थी, लेकिन उससे ये डर भी था कि उसके बारे में जानकर अंशुमन किसी परेशानी में ना पड़ जाए। देखते ही देखते 10 बज गए। अंशुमन गार्डन से अंदर आया और विशाखा बुआ के रूम को चेक करने बाद टेरेस की तरफ बढ़ गया। वही अनन्या ने भी एक बार अनिष्का के रूम को चेक किया। वह अभी भी राहत भाई से बात कर रही थी, तो अनन्या भी सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अंशुमन ने जैसे ही देखा कि अनन्या आ गई है, वो उसके पास आकर बोला, तो आप आ ही गई मिस अनन्या सानियाल। उसके इस तरह से बोलने पर अनन्या ने हंसते हुए कहा, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो, जैसे हम यहाँ पर किसी जाल में फंसने आ गए हैं। अंशुमन ने कहा, कुछ ऐसा ही समझो। और यह बोलकर वह मुस्कुराते हुए अनन्या को देखने लगा। आज अंशुमन की आंखों में अनन्या को अपने लिए प्यार की जगह कुछ अजीब सी फीलिंग समझ आ रही थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर सीधे टेरेस पर लगे झूले पर जाकर बैठ गई। अंशुमन भी हमेशा की तरह उसके बगल में आकर बैठ गया। पहले कुछ मिनट तो दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद अंशुमन उससे सवाल करता है, तो अब बताओ कि तुमने वो सब कैसे किया, क्या तुम्हें कोई जादू टोना भी आता है। उसकी इस बात को बोलने के बाद अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह खुश देखकर अंशुमन को अनन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी और वह उसकी हंसी को देखकर जैसे अनन्या में ही खो गया और वह धीरे धीरे अनन्या के करीब बढ़ने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों अनन्या को उसका इस समय खुद के करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपनी जगह से उठकर छत के एक कोने पर जाकर खड़ी हो गई। उसे इस तरह से जाते देख अंशुमन की आंखें अचानक से बदल गई और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई, लेकिन उसने खुद को तुरंत पहले वाली कंडीशन में ला लिया और अनन्या के पास जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने अनन्या से सवाल किया, क्या तुम अब मुझे अपना सच बताओगी। अनन्या ने उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, तुम जो भी सोच रहे हो वह सच है, मेरे मतलब ओजस्विनी के पास अभी अपनी पूरी शक्तियां वापस आ चुकी है। ये बोलते ही अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन इस समय अनन्या को कुछ अलग सा महसूस हुआ, इसलिए उसने अंशुमन से कहा, अंशुमन हमें बहुत नींद आ रही है, इसलिए हम अब अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे हैं। ये बोलकर अनन्या तुरंत ही टेरेस से नीचे चली गई। वही पीछे खड़े अंशुमन की आंखें वापस से काली हो गई थी और उसने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, आखिरकार मुझे तुम मिल ही गई ओजस्विनी। मैंने अच्छा ही किया इस लड़के का शरीर अपनाकर, कम से कम तुम्हारा सच तो मेरे सामने आ गया। ये बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा और कुछ समय बाद अंशुमन के रूप में वापस आ गया। अब उसे सिर्फ आने वाली पूर्णिमा का इंतजार था। दूसरी तरफ अनिष्का आज अपने कमरे में थोड़ी परेशान सी इधर उधर घूम रही थी, जैसे उसे कोई बात बहुत परेशान कर रही हो। तभी उसने अनन्या की मां रचना जी को कॉल लगाकर कहा, हेलो बड़ी माँ। उसके कॉल का जवाब देते हुए रचना जी ने कहा, हाँ बेटा बोलो, बड़े दिन बाद तुम्हारा फोन आया है। अनिष्का ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, बड़ी माँ क्या आपने मुझे यहाँ आने से पहले अपने कमरे में जो कुछ भी बताया था वह सब सच था। रचना जी ने गंभीरता से सवाल किया, क्या कुछ हुआ है बेटा, जो तुम अचानक से यह सवाल कर रही हो। अनिष्का ने कहा, बड़ी माँ आप मुझे सच बताइए कि क्या आपने सच में अनन्या को उस समय कोई लॉकेट पहनाया था जो अनन्या के ठीक होते ही उसके गले से गायब हो गया था। ये बोलते हुए अब अनिष्का की आंखों में आंसू आ गए। रचना जी ने बात की गंभीरता को समझते हुए कहा, हाँ बेटा ये बिल्कुल सच है, लेकिन तुमने अचानक से ये सवाल क्यों किया। अनिष्का ने रोते हुए बताया, बड़ी माँ कुछ दिन पहले रात के समय मुझे धोखे से अनन्या का कॉल आ गया था, लेकिन मैंने कॉल पिक होते ही जो कुछ भी सुना उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। ये बात उस दिन की थी जब अनन्या अंशुमन से टेरेस पर बैठकर बात कर रही थी और उसे अपनी सच्चाई बता रही थी और धोखे से उसके मोबाइल से अनिष्का को कॉल लग गया था। लेकिन इस बात का अंशुमन और अनन्या को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और अनिष्का ने उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली। अभी तक वह किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन आज उसे कुछ गलत समझ आया। जब उसने शाम को विशाखा बुआ के दिल्ली जाने की बात बताने के बाद अंशुमन के चेहरे पर आई अजीब सी खुशी को देखा तो वह ये सब याद कर रही थी। तभी उसके कानों में रचना जी की आवाज पड़ी, बेटा तुमने ऐसा क्या सुना है। अनिष्का ने उन्हें बीच में रोककर कहा, बड़ी माँ क्या आपको नानू ने उस लॉकेट के साथ कुछ और भी दिया था। कुछ देर सोचने के बाद रचना ने जवाब दिया, हाँ उन्होंने मुझे एक पुरानी सी बुक भी दी थी। अनिष्का ने तुरंत ही उनसे कहा, बड़ी माँ क्या आप मुझे वह बुक पार्सल कर सकते हो, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी। उसकी बातों में गंभीरता समझते हुए रचना जी ने कहा, ठीक है बेटा मैं अभी जाकर तुझे वो बुक पार्सल कर देती हूँ। ये बोलकर रचना जी ने कॉल कट कर दिया।
अनिष्का भी बेड पर लेटे हुए अनन्या के बारे में सोचने लगी और उसे यही सोचते सोचते नींद लग गई। चैप्टर 20 अनिष्का को पता चली सच्चाई। विशाखा बुआ सुबह उठकर सभी का नाश्ता रेडी करके जल्द ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई, क्योंकि उन्हें सुबह की पहली फ्लाइट से ही दिल्ली जाना था। इसलिए उन्होंने रात में ही सभी को इस बारे में बता दिया था। सुबह जब सभी सोकर उठे तो पहले से ही नाश्ता तैयार देखकर वो सभी समझ गए कि विशाखा बुआ जा चुकी है। अनन्या और अनिष्का नाश्ता करने के बाद अपने अपने कमरे में रेडी होने चली गई, क्योंकि उन्हें कॉलेज निकलना था। लेकिन उन्होंने देखा कि अंशुमन आज कॉलेज नहीं जा रहा था, इसलिए अनन्या ने उससे सवाल किया, तुम्हें आज कोई काम है क्या, जो आज तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? अंशुमन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा, हाँ मुझे आज किसी काम से लाइब्रेरी जाना है। उसकी बात सुनकर अनन्या ने उससे ज्यादा सवाल नहीं किया और वह अनिष्का के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। वही अनिष्का इस समय किसी और सोच में ही डूबी हुई थी। पिछले एक हफ्ते से वह खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अनन्या और अंशुमन को ऑब्जर्व कर रही थी। अनिष्का को एक बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ओजस्विनी जो कि अनन्या के शरीर में है वह दिल की बहुत अच्छी है और उसके मन में किसी के लिए कोई खराब ख्याल नहीं है। लेकिन उसे अंशुमन पर कल रात से थोड़ा शक हो रहा था। उसे लग रहा था अंशुमन जो कुछ भी दिखा रहा है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूर अंशुमन हम सभी से कोई राज की बात छिपा रहा है। अनिष्का ने सोचा कि क्योंकि आज अंशुमन कॉलेज नहीं आया हुआ है, इसलिए वह अनन्या से एक बार इस बारे में बात कर लेगी। कॉलेज पहुंचते ही दोनों अपने अपने क्लासरूम में चले गए। जैसे ही अनन्या क्लास में जाकर अपनी बेंच पर बैठी, आर्यन ने उसके पास बैठते हुए सवाल किया, हेलो रीति, मुझे ये जानना था कि क्या अंशुमन की तबीयत ठीक है? अनन्या ने उसके सवाल को सुनकर हैरानी से पूछा, आर्यन आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? अंशुमन को क्या होगा, वह तो बिल्कुल ठीक है। वो तो आज उसे लाइब्रेरी में कोई जरूरी काम था, इसलिए वह कॉलेज नहीं आया। अनन्या की बात सुनकर आर्यन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि कल से उससे मेरी कोई बात नहीं हुई है, तो मुझे लगा कहीं वो बीमार न हो, लेकिन वह आज लाइब्रेरी कैसे जा सकता है? उसकी बात सुनकर अनन्या आर्यन को असमंजस में देखने लगी, तो आर्यन ने उसे समझते हुए आगे कहा, अरे आज तो शनिवार है, इसलिए आज तो लाइब्रेरी बंद होती है, इसलिए मैंने कहा कि वह आज लाइब्रेरी क्यों जाएगा। आर्यन की इस बात को सुनकर अनन्या किसी सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल शाम से उसे अंशुमन कुछ अलग सा क्यों लग रहा है। उसे इस तरह ख्यालों में गुम हुआ देख आर्यन ने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया, तो अनन्या ने होश में आते ही आर्यन से कहा, शायद मुझे ही सुनने में कोई गलतफहमी हो गई थी, हो सकता है उसने मुझे कुछ और ही कहा हो। आर्यन ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उसी समय क्लास में प्रोफेसर आ गए थे, जिस वजह से उन दोनों ने बातें करना बंद कर दी और अपना ध्यान क्लास में लगा दिया। लेकिन इस समय अनन्या के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, अंशुमन ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वह लाइब्रेरी जा रहा है, जबकि आज लाइब्रेरी में छुट्टी है। लेकिन फिर उसने अपना सिर झटक कर इन बातों को अपने दिमाग से हटाया और लेक्चर सुनने में बिजी हो गई। लगभग 2 लेक्चर लगातार अटेंड करने के बाद रीति क्लास से बाहर की तरफ आ गई। उसने देखा कि उसकी क्लास के बाहर अनिष्का उसके आने का वेट कर रही थी। अनन्या ने अनिष्का की बेंच पर उसके पास बैठते हुए सवाल किया, क्या हुआ अनिष्का, आज तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? क्या आज तुम्हारी क्लास में कोई लेक्चर नहीं थे? उसकी बात सुनकर अनिष्का से घबराते हुए कहा, अनन्या तुम वो सभी बात छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर अनन्या ने कहा, ठीक है तुम पहले शांत हो जाओ और चलो हम कैंटीन में चलकर बात करते हैं। अनिष्का ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, नहीं कैंटीन में नहीं, वहाँ बहुत से लोग हैं, हम कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि वहाँ खेलना अभी बैन है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोग ही जाते हैं। अनन्या ने उसकी बात से एग्री करते हुए कहा, ठीक है चलो चलते हैं। ये बोलकर अनन्या अपने बैग उठाकर अपने साथ अनिष्का को लेकर कॉलेज के बैक साइड वाले ग्राउंड में चली गई। वहां जाकर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अनन्या ने अनिष्का के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अनिष्का, अब तुम हमें सब अच्छे से बता सकती हो, बोलो क्या बताना चाहती थी तुम? अनन्या को इतने प्यार से पूछते देख अनिष्का ने अगले ही पल उसे खींचकर गले से लगा लिया और रोते हुए उससे बोलने लगी, हमें सब सच पता चल गया है कि तुम हमारी अनन्या नहीं ओजस्विनी हो। हमने तुम दोनों की सारी बातें उस रात सुन ली थी। ये बोलते हुए वह बहुत ज्यादा रोने लगी। दूसरी तरफ अनन्या जो अभी अनिष्का को रोते हुए देखकर उसकी पीठ सहला रही थी,
अनिष्का की बातें सुनकर उसके हाथ अचानक से ही रुक गए। उसने अनिष्का को खुद से दूर करते हुए सवाल किया, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? और तुमने अंशुमन और मेरी बातें कैसे सुन ली, जबकि तुम तो वहां थी भी नहीं? अनिष्का ने उसे हिचकिचाते हुए सब कुछ बता दिया कि कैसे अनन्या के मोबाइल से धोखे से कॉल लगने के कारण उसने सब कुछ सुन लिया। अनन्या के चेहरे के एक्सप्रेशन अनिष्का की बातें सुनकर बार बार बदलते जा रहे थे। जब अनिष्का ने अनन्या को सब कुछ बता दिया तो उसे ज्यादा रोने के कारण बार बार हिचकी आने लगी। इसलिए अनन्या ने उसे तुरंत अपने बैग से एक बोतल निकाल कर दे दी। अनिष्का ने उसके हाथ से बोतल लेकर पानी पी लिया और पानी के कुछ छींटे अपने चेहरे पर भी मार लिए, जिससे उसके चेहरे पर बने आंसुओं के निशान अब साफ हो गए थे। अनिष्का को अब ठीक कंडीशन में देखकर अनन्या ने उससे हिचकिचाते हुए सवाल किया, क्या तुम्हें हमारे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की जगह ले लेने के कारण बुरा नहीं लगा, और क्या तुम अब भी हमारे साथ पहले की तरह ही रहोगी? इस समय अनन्या की आंखों में एक दोस्त को खोने का डर साफ दिखाई दे रहा था। अनिष्का ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अनन्या के दूर जाने का दुख जरूर है। लेकिन मैं भगवान को इसलिए थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे रूप में हम सभी को हमारी अनन्या वापस कर दी है। ये बोलकर अनिष्का हल्का सा मुस्कुराते दी, लेकिन अगले ही पल कुछ याद करके वह डर से कांपने लगी। उसे इस तरह डरता देख अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर सवाल किया, क्या हुआ तुम्हें अनिष्का? अचानक से तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? उद्धरण चिन्ह। अनिष्का ने अपना सिर ना में हिलाते हुए अनन्या की आंखों में देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है अनन्या, लेकिन शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि वो अंशुमन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखता है। इस समय अनन्या को अनिष्का की बात अच्छे से समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अनिष्का के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों बाकी की बातें घर पहुंचकर करेंगे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। वैसे भी इस समय तुम्हें आराम की जरूरत है। अनिष्का ने उसकी बात को मानते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया था। और फिर वे दोनों जल्द ही कॉलेज से घर के लिए निकल गई, क्योंकि उन्होंने बात करते हुए समय का ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें पहले ही घर पहुंचने में देरी हो गई थी। जिस वजह से उनके घर में आते ही अनन्या ने देखा कि अंशुमन पहले ही घर आ चुका था और उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उन दोनों को कॉलेज से आया देख अंशुमन ने सोफे से खड़े होते हुए नॉर्मली बात करते हुए कहा, आज तुम दोनों को कॉलेज से आने में देरी कैसे हो गई? क्या तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम हो गई थी? अनन्या ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, आज अनिष्का की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं उसे हॉस्पिटल लेकर चली गई थी, इसलिए हमें आने में देरी हो गई। सच तो ये था कि अनन्या अंशुमन को सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसने अनिष्का को कुछ देर पहले अंशुमन की बात करते हुए डरते देखा था, इसलिए वह पहले अंशुमन के बारे में अनिष्का की बात जानना चाहती थी, इसलिए उसने अभी अंशुमन को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। अंशुमन ने जैसे ही अनन्या की बात सुनी, उसने चिंतित होते हुए रीति से पूछा, क्या हुआ था अनिष्का को? वह ठीक तो है ना? और डॉक्टर ने क्या कहा? उसकी बात पर अनन्या ने शांति से जवाब दिया, अरे घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो तो बस अनन्या कुछ दिनों से डाइट के चक्कर में अच्छे से खाना नहीं खा रही थी, जिस वजह से उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि वह इस समय थोड़ी कमजोर है, अगर अपने खाने पीने पर ध्यान देगी तो जल्द ही ठीक हो जाएगी। अंशुमन ने उसकी बात को मानते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तुम दोनों अपने अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, जब तक मैं कुक से तुम दोनों के लिए खाना बनाने को बोल देता हूँ। अनन्या ने उसकी इस बात पर एक स्माइल दी। फिर वह अनिष्का को अपने साथ ले जाते हुए बोली, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ, जिससे मैं रात में भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। अनन्या ने यह बात तेज आवाज में कही थी, जिससे अंशुमन भी इस बात को सुन ले। अनिष्का ने भी बिना विचार किया अनन्या की बात से सहमत होते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। दूसरी तरफ उन दोनों के अनन्या के कमरे में जाने के बाद अंशुमन के चेहरे पर एक डेविलियस स्माइल आ गई, जिसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत बड़ी योजना को अंजाम देने वाला है। रात के 9 बजे जब अनन्या नीचे आई तो उसने देखा कि अंशुमन रोज की तरह गार्डन में घूम रहा है, इसलिए उसने बाहर आकर अंशुमन से पूछा, आप यहाँ इस टाइम क्यों घूम रहे हो? क्या आपने डिनर कर लिया है? उसके इस सवाल पर अंशुमन, जो अभी किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसने तुरंत कॉल कट कर दिया और अनन्या के पास आकर बोला, हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी, इसलिए मैंने तुम लोगों के बिना ही खाना खा लिया।
मुझे माफ कर दो, ये बोलकर अंशुमन ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। उसे इस यार करते देख रीति को लगा शायद वह उस पर बेवजह शक कर रही है, लेकिन फिर उसे अनिष्का का डरा हुआ चेहरा याद आ गया। उसने तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा, अरे आपको इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ही कॉलेज से आकर सो गए थे, जिस वजह से हमारी नींद अभी ही खुली है, इसलिए हमें डिनर के लिए देरी हो गई। कुछ देर रुककर अनन्या ने कहा, आप अपना घूमना जारी रखो, हम अनिष्का और अपना खाना रूम में ले जाते हैं। ये बोलकर अनन्या मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और अंशुमन ने फिर से अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। 21 अनन्या को पता चला उस लॉकेट का सच। रात के समय अनन्या अपना और अनिष्का का खाना ऊपर अपने रूम में ही लेकर चली जाती है, और रूम के अंदर जाते ही वह खाने की ट्रे को टेबल पर रख देती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। क्योंकि अनन्या का रूम साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए अनन्या ने अपनी पावर से उसके चारों तरफ एक शील्ड बना दी थी, जिस वजह से कोई भी इंसान उनके रूम में हो रही बातों को और सुन नहीं सकता था और ना ही उन्हें देख सकता था। अनिष्का ने जब अनन्या को कमरे में आता देखा तो वह भी बेड से उठकर हैंड वॉश करने बाथरूम में चली गई। उसके बाद दोनों फ्रेंड्स से मिलकर साथ में डिनर करना शुरू कर दिया। अचानक से रीति को याद आया कि अनिष्का उसे कॉलेज में कुछ भी बताना चाहती थी, इसलिए अनन्या ने शांत एक्सप्रेशन के साथ सवाल किया, अनिष्का तुम सुबह मुझे अंशुमन के बारे में कुछ बताने वाली थी ना, क्या तुम वो बात अभी बताओगी? अनन्या की बात सुनते ही अनिष्का अपना अगला निवाला खाते खाते रुक गई। फिर अगले ही पल उसने वह निवाला खाते हुए कहा, पहले तुम खाना खा लो, फिर हम अच्छे से बात कर लेंगे। उसकी बात सुनकर अनन्या ने भी अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपना ध्यान डिनर करने में लगा दिया। लगभग आधे घंटे बाद दोनों रीति के बेड पर बैठी हुई थी जब अनिष्का ने अनन्या को बताते हुए कहा, जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली तो मैं तुम्हारे और अंशुमन पर पिछले दिनों से बहुत ध्यान दे रही थी। मुझे तुम्हें जानने के बाद ये समझ आ गया था कि तुम्हारा मतलब ओजस्विनी का कोई भी गलत मकसद नहीं है, और अंशुमन को अभी तक जानकर भी मेरे विचार अच्छे ही थे। लेकिन कल रात, ये बोलकर अनिष्का चुप हो गई। फिर उसने आगे कहा, कल रात डिनर टेबल पर जब बुआ जी ने उनके दिल्ली जाने की बात बताई तो मैंने देखा कि अंशुमन के चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान आ गई थी, और उसकी आंखें एक सेकंड के लिए पूरी तरह से ब्लैक हो गई थी। अनन्या मुझे लगता है ये तेरा पहले वाला अंशुमन नहीं है, ये कोई और ही है। उसकी इस बात पर अनन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद तू इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी, इसलिए तुझे भ्रम हुआ हो। अनिष्का ने उसे दोबारा से समझाते हुए कहा, अनन्या ऐसी बात नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, यह मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। उसकी इस बात के बारे में जब अनन्या ने थोड़ा सोचा तो उसे भी लगा कि कल रात से अंशुमन थोड़ा तो बदल गया है, क्योंकि कल जब वह उसके करीब आया था तो अनन्या को उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, और आज उसने अनन्या से लाइब्रेरी वाला झूठ भी कहा था। अनन्या जब ये सब सोच रही थी तभी उसके कानों में अनिष्का की आवाज पड़ी, अनन्या मैं तुझे एक बात तो बताना भूल ही गई। उस दिन तुझे जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तो तेरी हालत बहुत खराब थी, इसलिए बड़ी माँ ने तुझे एक लॉकेट पहनाया था, और उसी के बाद से तेरी रिकवरी फास्ट हो गई थी। तुम्हारा मतलब ओजस्विनी का अनन्या के शरीर में आने से उस लॉकेट का कोई कनेक्शन तो जरूर है। उसकी बात पर हैरान होते हुए अनन्या ने सवाल किया, तुम्हें यह बात किसने बताई थी और वह लॉकेट इस वक्त कहाँ है? क्या इस बारे में भी तुम्हें कुछ पता है? अनिष्का ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, देहरादून आने से एक रात पहले बड़ी माँ ने मुझे इस बारे में बताया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि तुम्हारे होश में आने के बाद से वह लॉकेट उन्हें तुम्हारे गले में कहीं नहीं दिखा। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, हाँ एक बात और थी कि तुम्हारे गले से वह लॉकेट बस गायब हुआ है, उसकी चैन अभी भी तुमने पहनी ही हुई है। अनिष्का की बात सुनकर अनन्या के हाथ अपने आप ही उस चैन पर चले गए। फिर उसने कुछ सोचते हुए अनिष्का से सवाल किया, तो क्या हमें माँ से इस बारे में बात करना चाहिए, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। ये बोलकर अनन्या तुरंत अपना मोबाइल उठाने लगी तो अनिष्का ने उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, तुम्हें बड़ी माँ को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिष्का की यह बात सुनकर अनन्या उसे असमंजस की भावों से देखने लगी। खुद को इस तरह घूरता देख अनिष्का ने उसे समझाया, मैंने पहले ही उनसे इस बारे में पूछ लिया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके डैडी मतलब तुम्हारे नानू ने उन्हें वह लॉकेट और चैन दी थी, और यह कहा था कि भविष्य में जब कभी अनन्या जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हो तो उसे ये लॉकेट पहना देना। उन्होंने बड़ी माँ को और कुछ नहीं बताया था। हाँ, बड़ी माँ के पास नानू की एक बहुत पुरानी बुक जरूर पड़ी थी, मुझे लगा शायद वह बुक तुम्हारे किसी काम आए, इसलिए मैंने उस बुक को पहले ही पार्सल से बुलवा लिया था।
ये बोलते हुए अनुष्का बेड से उठकर सीधे स्टडी टेबल की तरफ बढ़ गई और उसने अपने बैग में से एक पैकेट निकालकर अनन्या के पास आते हुए कहा, मुझे अंशुमन पर उस समय भी शक था, इसलिए मैंने ये पार्सल कॉलेज के एड्रेस पर बुला लिया था और कल जब मैं तुमसे मिलने आई तो मुझे ये पार्सल मिल चुका था। ये बोलते हुए अनुष्का ने अनन्या को वह पार्सल दे दिया। रीति ने जैसे ही उस पैकेट को खोला तो उसमें से बहुत पुरानी सी दिखने वाली एक किताब निकली जिसके लगभग सभी पन्ने फट चुके थे और पिले पड़ गए थे। अनन्या ने उस किताब का टाइटल देखा तो उस पर लिखा था जीवन मृत्यु का रहस्य। टाइटल पढ़कर तो अनुष्का के मन में भी बुक को पढ़ने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही अनन्या ने उस बुक को खोला अनुष्का के चेहरे का रंग उतर गया और उसने उदास आवाज में अनन्या से कहा, अरे यार अनन्या, मेरी ये किताब बुलाने की पूरी मेहनत तो बर्बाद हो गई, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है वह तो किसी अलग ही भाषा में लिखा है जिसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है, देखना तो दूर की बात है। लेकिन अनुष्का ने जब अनन्या के चेहरे को देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि अनन्या ने तो पहले ही इस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया था। इसलिए अनुष्का ने उससे कुछ भी नहीं कहा जिससे उसे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी अनन्या अब वह पहले वाली आम सी लड़की नहीं थी, अब वह ओजस्विनी थी जिसके लिए तो शायद किसी भी भाषा को जानना आम सी बात होगी। वैसे भी अनुष्का ने देखा था कि किस तरह से अनन्या ने 7 दिनों में अपनी लगभग सारी पढ़ाई की थी। पहले तो अनुष्का अनन्या को देखती रही कि किस तरह से अनन्या कुछ ही मिनट में कई पेजेज पढ़ ले रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि शायद अनन्या को उस किताब को पढ़ने में बहुत समय लगने वाला है तो वह अपना मोबाइल लेकर राहत से बात करने बालकनी में चली गई। हालांकि उसने अभी तक इस बारे में राहत को नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राहत किसी भी वजह से परेशान हो, इसलिए वह आज भी राहत से रोज की तरह मुस्कुराते हुए ही बात कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद अनन्या रूम में वापस आई तो उसने देखा कि रीति उस बुक का लास्ट पेज ही पढ़ रही थी। अनुष्का तुरंत ही अनन्या के पास जाकर बैठ गई, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उस किताब में क्या लिखा हुआ था। अनन्या ने जैसे ही वह बुक बंद की तो उसने अपनी शक्तियों से उस बुक को तुरंत ही राख में बदल दिया। उसकी इस हरकत से हैरान होकर अनुष्का ने सवाल किया, ये क्या किया तूने? अनन्या ने उसे बिना किसी भाव के जवाब दिया, मैं नहीं चाहती हूँ कि अंशुमन के हाथ धोखे से भी यह किताब लगे, नहीं तो हम सब की जान खतरे में पड़ सकती है। उसकी बात सुनकर अनुष्का हैरानी से अनन्या की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा क्या लिखा है इस किताब में? अनन्या उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने उसे बताते हुए कहा, इस किताब से मुझे बहुत कुछ पता चल गया है, लेकिन सबसे जरूरी बात ये पता चली है कि जब मुझे अपने पिछले जन्म में मारा गया था तो मेरी पूरी तरह से मृत्यु नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी पास बहुत सारी पावर्स थी। इसी वजह से मेरे गुरु चाहते थे कि मेरी पावर्स का कोई मिसयूज ना हो, क्योंकि इस किताब के अनुसार मेरी मृत्यु के समय जो भी मेरे सबसे करीब उपस्थित होता यूज मेरी सारी पावर्स अपने आप ही मिल जाती। शायद ये बात उन लोगों को पता चल चुकी थी जिन्हें ऐसी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना होगा, इसी वजह से वो मुझे मारना चाहते थे, और इसी कारण से मेरे गुरुजी ने अपनी शक्तियों से मेरी आत्मा को इस लॉकेट में बंद कर दिया था। लेकिन ये कहते कहते अनन्या रुक गई। अनुष्का जो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी उसने अनन्या को चुप होते देख सवाल किया, लेकिन क्या अनन्या? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने अचानक से अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, इस किताब में लॉकेट के बारे में लिखा है कि यह लॉकेट हमेशा उदासीन रहता है। तभी अनुष्का ने उसे बीच में रोकते हुए सवाल किया, उदासीन मतलब? अनन्या ने उसे समझाते हुए कहा, मतलब इसमें जितनी पॉजिटिव एनर्जी स्टोर होगी, ये लॉकेट खुद से ही अपने आसपास उपस्थित उतनी ही नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। अनन्या की बात सुनते ही अनुष्का उसकी बात का मतलब समझते हुए बोली, क्या तू ये तो नहीं बोलना चाहती है कि इस लॉकेट में तेरे साथ तेरे उस दुश्मन की आत्मा भी अपने आप आ गई थी? अगर ऐसा है तो वह है कहाँ? ये बोलते हुए अनुष्का एकदम से चुप हो गई और हैरानी से आंखें फाड़े हुए रीति की तरफ देखने लगी। अनन्या ने उसे इस तरह देखता पाकर सवाल किया, क्या हुआ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें हमारे उस दुश्मन का पता चल गया। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अनन्या भी चुप हो गई, जैसे उसे भी कुछ समझ आ गया हो, और उसने अनुष्का से आंखों से इशारे में पूछा, क्या तुम भी वही सोच रही हो? अनुष्का ने भी उसकी इस इशारे के जवाब में अपना सिर हाँ में हिला दिया, और दोनों के मुंह से हैरानी से एक साथ निकला, उस दुश्मन की आत्मा अंशुमन में है। अनन्या ने परेशान होते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द अंशुमान को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अनुष्का ने उसकी बात को समझते हुए कहा, लेकिन हम इसमें अंशुमन की क्या हेल्प कर सकते हैं? फिर उसने अनन्या की तरफ देखकर सवाल किया,
क्या तुम अपनी पावर्स की हेल्प से उसकी कोई मदद नहीं कर सकती हो? अनन्या ने उसके इस सवाल पर उदासी से नमे अपनी गर्दन हिला दी। और इसी बारे में सोचते हुए ना जाने कब दोनों की नींद लग गई उन्हें ही पता नहीं। चैप्टर 22 अनिष्का के साथ हुआ हादसा। गोल्डन प्लाजा शॉपिंग मॉल, देहरादून। अनन्या और अनिष्का अपने लिए शॉपिंग मॉल के एक स्टोर में इवनिंग गाउन देख रही थी। आज सुबह लेट उठने के बाद दोनों ही जल्दी जल्दी नाश्ता करके मॉल आ गई थी क्योंकि उसके बाद उन्हें लाइब्रेरी भी जाना था। अभी दोपहर के 11 बज रहे थे। अनन्या ने अपने लिए व्हाइट कलर का एक मॉडिफाइड लाइन गाउन खरीदा, वही अनिष्का ने अपने लिए वाइन कलर का एक मरमेड गाउन खरीद लिया। अनन्या और अनिष्का के न चाहते हुए भी अंशुमन उन दोनों की सेफ्टी का बहाना बनाकर उनके साथ मॉल आ गया था। कहीं न कहीं उसे शक हो गया था कि अनिष्का को उसके बारे में जरूर कुछ तो पता चल चुका था, इसलिए वह एक बार अपने शक को कंफर्म करना चाहता था। लेकिन वह जब भी अनिष्का के सामने आता उसे अनिष्का की आंखों में अपने लिए किसी भी तरह का डर नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उसे लगने लगा कि वह अनिष्का पर बेवजह ही शक कर रहा है। लेकिन वह नहीं चाहता था जब उसके असली रूप का ओजस्विनी से सामना हो तो कोई भी ओजस्विनी की किसी तरह से मदद करने के लिए उसके साथ हो, इसलिए वह अनिष्का को अपने रिश्ते से हटाने की प्लानिंग बना रहा था। उसने पहले ही विशाखा बुआ को यहाँ से भेज दिया था और उसने इस बात की भी पूरी तैयारी कर ली थी कि विशाखा बुआ लगभग एक हफ्ते तक तो वापस देहरादून न आ पाए, तब तक तो वह अपना काम भी पूरा कर ही चुका होगा। ये सोचते हुए अंशुमन मॉल के एक कैफे में बैठे मुस्कुरा रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उस पर प्रिया नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर अंशुमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह धीमी आवाज में बोला, मुझे तो ये लड़की दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लगती है। हालांकि जब तक मुझे इसकी जरूरत है तब तक तो इस बेवकूफ को मुझे झेलना ही होगा, फिर मैं इसका भी काम तमाम कर दूंगा। ये बोलते हुए उसने कॉल कट कर दिया और एक मैसेज टाइप करके प्रिया के नंबर पर सेंड कर दिया। उस मैसेज में लिखा हुआ था, मैं अभी अनन्या के साथ हूँ। इसके बाद उसने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा और मॉल के थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर अनन्या और अनिष्का अपने लिए मेकअप का सामान और एक्सेसरीज देख रही थी। जब वह ऊपर आया तो अनन्या और अनिष्का की नजर उस पर नहीं पड़ी, इसलिए वे दोनों मजे से अपनी शॉपिंग में लगी हुई थी। तभी अचानक से अनिष्का को किसी का कॉल आया। जब उसने देखा कि उसे राहत ने कॉल किया है तो वह अनन्या से अभी आने के लिए बोलकर उस शॉप से बाहर आकर एक रेलिंग से टिककर खड़ी हो गई और राहत की कॉल को पिक करके उससे बात करने लगी। उसी समय अंशुमन का ध्यान अनिष्का पर चला गया। उसने सोचा इस लड़की को अनन्या से दूर करने का इतना अच्छा मौका उसे शायद ही फिर कभी मिल पाएगा। उसने अभी ही अपनी योजना पर काम करने का सोचा। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक डेविलियस स्माइल आ गई और उसने अपने हाथ को हल्का सा ऊपर किया जिससे उसके हथेली पर काले रंग की धुंध आ गई, जिसे उसने अनिष्का की तरफ उछाल दिया और उसके ऐसा करते ही अनिष्का को जैसे किसी का हल्का सा धक्का लगा और उसका पैर स्लिप होने से वह रेलिंग पर अपना बैलेंस नहीं बना पाई, जिस वजह से वह सीधे मॉल के थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गई। लेकिन अचानक से वह जमीन से 4 इंच ऊपर ही हवा में रुक गई। उसे इस तरह से देखकर मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और हैरानी के कारण सभी का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि किसी ने भी आज से पहले कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा था। हालांकि अगले ही सेकंड अनिष्का जमीन पर आ गई। हालांकि अनिष्का को अपनी बॉडी पर जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। वैसे तो गिरते समय ही डर के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब वह गिरने के बाद भी जमीन से नहीं टकराई तो उसने हैरानी की वजह से अपनी आंखें खोल ली। वह समझ चुकी थी कि यह सब अनन्या ने ही किया है, लेकिन अब वह इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहती थी, इसलिए अनिष्का तुरंत ही जमीन से उठकर जल्दबाजी में कार की तरफ बढ़ गई। उसे देखकर अनन्या भी जल्द ही शॉपिंग मॉल से निकलकर बाहर आ गई। कार में बैठते ही अनन्या ने अनिष्का से कार ड्राइविंग करने के लिए कहा, जबकि वह अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने लगी। कॉल पिक होते ही उसने कहा, हेलो आर्यन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए है। क्या तुम बिना सवाल किए पहले डायमंड प्लाजा मॉल के सारे सीसीटीवी फुटेज हैक करके उसमें से अभी अभी हुए इंसिडेंट की सारी वीडियो डिलीट कर सकते हो? आर्यन भी अनन्या की आवाज में घबराहट को समझ गया था, इसलिए उसने अनन्या को जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया और टेबल से अपना लैपटॉप उठाकर उसने बेड पर बैठते हुए उस पर काम करना शुरू कर दिया। लगभग 5 मिनट बाद उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और मोबाइल उठाकर अनन्या को कॉल लगा दिया। अनन्या ने जैसे ही कॉल पिक किया उसके कानों में आर्यन की आवाज पड़ी,
अनन्या तुम्हारा काम हो गया है, अनन्या ने उसे जवाब देते हुए कहा। थैंक्स आर्यन, मैं घर पहुंचकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, आर्यन ने सिर्फ इतना ही कहा। वह जैसे ही कॉल कट करने वाला था, अनन्या ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, सुनो आर्यन, तुम अभी कुछ समय अंशुमन से कॉल पर बात मत करना, मैं कॉलेज आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आर्यन उसकी यह बात सुनकर हैरान तो था, लेकिन इस समय उसने कोई भी सवाल नहीं किया और ठीक है, बस इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ कार में बैठे हुए अनन्या और अनिष्का दोनों ये सोचकर परेशान थे कि अचानक ये सब कैसे हो गया। अनिष्का ने ड्राइव करते हुए अनन्या से सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां से गिर रही हूँ, क्योंकि तुम तो उस वक्त शॉप के अंदर थी। अनन्या ने सामने देखते हुए ही जवाब दिया, जैसे ही तुम शॉप से बाहर निकली उसके कुछ सेकंड बाद ही अचानक से हमें अपने आसपास किसी नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास हुआ। हम तुम्हारे पास इस बारे में बताने आ ही रहे थे कि हमने तुम्हारे आसपास काली अदृश्य धुंध देखी, लेकिन हम कुछ कर पाते इससे पहले ही तुम वहां से गिर गई, और बस हमारे पास तुम्हें बचाने के लिए अपनी पावर यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इतना बोलकर अनन्या कुछ सोचने लगी, तभी अनिष्का ने अगला सवाल किया, लेकिन मुझे तो अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अनन्या ने समझाया कि इन सभी एनर्जी को हर कोई नहीं देख पाता है, सिर्फ जिनके पास कुछ पावर्स हो वो ही इन्हें देख पाते हैं। उसकी बात पर अनिष्का ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो बात करते हुए दोनों लाइब्रेरी पहुंच गई। वो दोनों कार से उतर पाती उससे पहले अनिष्का के पास विशाखा बुआ का कॉल आ गया। कुछ देर कॉल पर बात करने के बाद अनिष्का कॉल कट करके कार से बाहर आ गई। अनिष्का के उतरे हुए चेहरे को देखकर अनन्या ने उससे सवाल किया, अनिष्का अब कौन सी खराब न्यूज़ तुझे मिली है, जो तुम्हारे चेहरे पर 12 बज रहे हैं। अनिष्का ने अनन्या की बात सुनकर थोड़ी टेंशन लेते हुए कहा, विशाखा बुआ का कॉल आया था, अभी उन्होंने कहा है कि उन्हें बिजनेस के किसी काम की वजह से कुछ दिन और दिल्ली में रुकना होगा। अनन्या ने अनिष्का के चेहरे और आए भावों को देखते हुए उससे कहा, अनिष्का हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए राहत भाई को यहाँ बुला लो, क्योंकि आज जो कुछ भी उसके बाद हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और तुम भाई सा से ये जरूर बोल देना कि वो घर में ये बात किसी को ना बताए कि वो तुमसे मिलने आ रहे हैं, कोई बहाना करके आ जाए। अनिष्का से अनन्या के भावों को ना समझते हुए कहा, लेकिन तुम राहत को बिना किसी को बताए यहाँ आने के लिए क्यों बोल रही हो। अनन्या ने यूज कहा, क्योंकि मुझे लग रहा है अंशुमन सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी अपनी कोई चल रहा है, तभी तो अंशुमन के अंदर उस नेगेटिव एनर्जी वाली आत्मा के आते ही विशाखा बुआ भी यहाँ से चली गई। ये सब बस इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अनिष्का ने भी उसकी बात से सहमत होते हुए हाँ में अपना सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं आज शाम को ही राहत से बात करती हूँ। चलो हम पहले लाइब्रेरी जाकर तुम्हारे काम आने लायक कोई बुक ढूंढ लेते हैं। ये बोलते हुए दोनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। लाइब्रेरी जाकर दोनों दोस्त अलग अलग तरफ जाकर पुरानी बुक्स ढूंढने लगी। लगभग 2 घंटे हो गए थे जब दोनों को ऐसी कोई बुक नहीं मिली तो दोनों एक दूसरे की तरफ निराशा से बढ़ गई। अनन्या ने अनिष्का से कहा, हमें तो नहीं लगता कि यहाँ ऐसी कोई बुक होंगी जो हमारे किसी काम की हो। उसके ऐसा बोलते ही अनिष्का ने भी अपने चेहरे और हाथों को रुमाल से साफ करते हुए कहा, मुझे भी ऐसा हो लगता है, चलो हम दोनों बाहर जाकर पहले कुछ कहा लेते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अनन्या ने भी अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है। और ये बोलकर वे दोनों जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगी, अनन्या को किसी का धक्का लगने के कारण वह साइड में बने बुक्स के रैक से टकरा गई। हालांकि यह धक्का ज्यादा तेज नहीं लगा था और अनन्या ने भी खुद को संभाल लिया था, इस वजह से उस रैक को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उन दोनों आगे बढ़ पाती उससे पहले अनिष्का का ध्यान एक बुक पर गया जो शायद अभी अभी रैक से गिर गई थी, लेकिन बुक के नीचे गिरने की वजह से वह खुल गई थी और अनिष्का को उसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर अनिष्का की आंखों में एक चमक आ गई। तभी उसके कानों में अनन्या की आवाज पड़ी जो अभी तक आगे बढ़ गई थी, अनिष्का तुम कहाँ रुक गई, जल्दी आओ अब। लेकिन अनिष्का पर तो उसकी किसी बातों का असर ही नहीं पड़ रहा था। जब अनन्या ने देखा कि अनिष्का जमीन पर पड़ी हुई एक बुक को उठाकर बड़े ध्यान से देख रही है, तो वह भी वापस अनिष्का की तरफ बढ़ गई और बुक के पेज पर बने एक फोटो को देखकर उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। वो दोनों उस बारे में कुछ पति उससे पहले ही अनन्या का फोन बजने लगा। अनन्या ने तुरंत कॉल पिक करके अंशुमन की बात सुनी और बस इतना ही कहा, ठीक है हम दोनों अभी आते हैं। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अनिष्का की तरफ देखकर बोली, अंशुमन हमारा बाहर वेट कर रहा है, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अनिष्का से नाराजगीते हुए उससे सवाल किया, लेकिन हम इस बुक का क्या करें।
उसकी बात पर अनन्या ने अपने पर्स से एक कार्ड निकलते हुए कहा, मेरे पास लाइब्रेरियन का कार्ड है, तुम कुछ और बुक उठा लो जिससे अंशुमन को हम पर शक ना हो, हम उन बुक्स के साथ ये बुक भी इसे करवा लेंगे। उसकी बात को मानकर अनिष्का ने रेक में रखी 2 बुक्स और ले ली। कुछ ही समय बाद अनन्या और अनिष्का लाइब्रेरी के बाहर आ गई, जहां उन्हें अंशुमन पहले से खड़ा दिखाई दे गया। अंशुमन ने उनके पास आते हुए कहा, तुम दोनों मॉल में मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गई थी? वो तो अच्छा है कि मुझे पता था कि तुम दोनों यहाँ आने वाली थी, इसलिए मैं मॉल से आकर अपना एक काम खत्म करने चला गया था, और अब फ्री हुआ तो मैंने सोचा तुम दोनों को साथ लेकर ही घर जाओ। उसकी बात पर अनन्या और अनिष्का ने कुछ कहा तो नहीं, बस एक एक मुस्कान देकर सीधे कार में बैठ गई। अंशुमन भी उनकी कार में जाकर बैठ गया और वे सभी पहले किसी रेस्टोरेंट में लंच करने चले गए और वहां से वापस घर आ गए। 23 अनन्या की चैन की सच्चाई। अनन्या और अनिष्का जैसे ही अपने घर वापस आए, कार से उतरते ही दोनों ने एक साथ अंशुमन से कहा, तुम अभी कहीं बिजी हो क्या? उसके इस सवाल पर अंशुमन हैरानी से दोनों को देखने लगा। वही अनन्या और अनिष्का भी एक दूसरे को देखकर अपनी भौहें सिकुड़ने लगी। फिर अनिष्का ने अनन्या को चुप रहने का इशारा किया और खुद अंशुमन की तरफ देखकर बोली, नहीं, दरअसल बात यह है कि बुआजी का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि उन्हें कुछ दिन और दिल्ली में ही रुकना होगा। उद्धरण चिन्ह। अनिष्का की इस बात पर अंशुमन ने उससे सवाल किया, तो इसमें परेशानी की क्या बात है और मेरा बिजी होने या न होने से इस बात का क्या लेना देना है? अनिष्का ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वो क्या है ना, हम दोनों को फ्रेशर पार्टी में जाने के पहले कल पार्लर जाना है और वहाँ हमें शायद ज्यादा समय लग सकता है। तो क्या तुम उस समय घर पर ही रह सकते हो अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो? बस इसलिए ही पूछ रहे थे हम दोनों। अनिष्का के बोलते ही अनन्या ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी। अंशुमन ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों आराम से कल पार्लर चली जाना, वैसे भी मुझे पढ़ाई ही करनी है, तो मैं कल घर पर ही रुका हूँ, इसलिए तुम दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अंशुमन की बात सुनकर दोनों ने कहा, थैंक्स अंशुमन। और फिर अनन्या ने आगे कहा, चलो अब हम दोनों रूम में जा रहे हैं, थोड़ा आराम कर ले, आज दिन भर बहुत ज्यादा घूम लिए है, इसलिए बहुत थकान सी लग रही है, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। उनकी बात के जवाब में अंशुमन ने सिर्फ इतना ही कहा, हम। और वे सभी घर के अंदर आ गए। अंशुमन सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि अनन्या और अनिष्का साथ में सीढ़ियों से होते हुए अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनन्या ने कमरे में आकर पहले तो दरवाजा बंद किया और फिर अनिष्का से बोली, अनिष्का, जो तुमने बाहर अंशुमन से बातें की, वो सब क्या था? और ये पार्लर क्यों जाना है हमें? ये बोलते हुए अनन्या ने अपनी भौहें उठाकर अनिष्का की तरफ देखा, तो अनिष्का ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं राहत को यहाँ पर बुलाऊं, वो भी घर में किसी को पता चले बिना। अनन्या ने उसकी बात को ना समझते हुए सवाल किया, तो इसका मेरे सवाल से क्या लेना देना है? अनिष्का अनन्या के पास आते हुए बोली, अरे यार राहत जब मुझसे मिलेगा तो मैं उसे पहली की तरह ही खूबसूरत दिखनी चाहिए ना, इसलिए कल हमें पार्लर जाना जरूरी है। उसकी बात सुनकर तो अनन्या ने अपना माथा पीट लिया। अनन्या के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अनिष्का ने उसकी बांह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बच्चों जैसी आवाज में बोली, प्लीज अनन्या, इसके लिए मना मत करना ना। अनन्या ने अनिष्का की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, ओके ठीक है अनिष्का, हम दोनों कल पार्लर जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या को सहमत होते देख अनिष्का ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और बोली, थैंक यू सो मच बेस्टी। अनन्या ने अनिष्का को खुद से दूर करते हुए कहा, चलो अब ज्यादा चिपका चिपकी मत करो और सीधे बैठ जाओ। फिर अनन्या अपने बैग में से लाइब्रेरी से लाई हुई वह पुरानी दिखने वाली बुक निकाल कर बोली, फिलहाल तो पहले इस बुक को पढ़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे ही अनिष्का ने अनन्या के हाथों में वह बुक देखी, उसके हाव भाव बिल्कुल बदल गए और वह सीरियस होते हुए बोली, अच्छा हुआ तूने इसे निकाल लिया, वरना मैं तो इस बुक के बारे में भूल ही गई थी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने तुरंत ही उस किताब को साफ किया जिस पर लिखा हुआ था, रहस्यमयी खजाने। बुक का नाम पढ़ते ही अनिष्का अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, अनन्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरी यह चैन तो बहुत कीमती होगी, बिल्कुल किसी खजाने की तरह। लेकिन अनन्या ने उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए उस पेज को खोला जिस पर उसकी चैन की इमेज बनी हुई थी। अनिष्का भी अब अनन्या के बगल में बैठकर गंभीरता से उस किताब को पढ़ने लगी। अनन्या ने देखा कि उस किताब में उसकी चैन के बारे में लिखा हुआ था कि
यह एक अष्टधातु की चैन है जो कि पूरी तरह से बहुत पुरानी शुद्ध धातुओं से मिलकर बनी हुई है। इसी वजह से अन्य अष्टधातुओं की तुलना में इसका असर बहुत ज्यादा होता है। इस चैन में अष्टधातुएं सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, सीसा, लेड, टिन, जस्ता, जिंक, लोहा, आयरन, पारा, एंटीमनी बराबर मात्रा में मिली हुई होती है। अष्टधातु एक तरीके से नवग्रहों को शांत करने के लिए भी यूज होती है। अष्टधातु पूरी तरह से शुद्ध एनर्जी से बनी होती है जिस वजह से इसमें पॉजिटिव एनर्जी ही होती है। अष्टधातु की बनी हुई चैन के द्वारा हम मन को और अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी को आसानी से एकाग्र कर पाते हैं। इस चैन की खासियत यह है कि इस चैन में बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है और इसका उपयोग मन को शांत करने के लिए भी किया जाता है। इस चैन के द्वारा हम अपनी सारी एनर्जी को एक ही पॉइंट पर भी ला सकते हैं, जिसकी मदद से किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। उस किताब में चैन के बारे में पढ़ने के बाद जहां अनन्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वही अनिष्का अभी भी कुछ न समझ पाने के कारण अपना सिर खुजाते हुए बोली, इसमें तो हमारे काम आने लायक कुछ भी नहीं मिला, ये किताब तो हमारे किसी काम की ही नहीं है। ये बोलकर अनिष्का ने गुस्से में उस बुक को बंद कर दिया और साइड टेबल पर रख दिया। तभी उसकी नजर सामने बैठकर मुस्कुरा रही अनन्या पर गई और उसने हैरान होते हुए अनन्या से पूछा, तू किस सोच में गुम है और तेरे चेहरे पर ये मुस्कान क्यों आई हुई है? अनन्या ने नॉर्मल होते हुए अनिष्का को जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि आज दिन भर घूम घूम कर हम बहुत थक गए हैं, बाकी की बात हम दोनों कल कर लेंगे। अनिष्का ने भी फिर उससे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वह भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए तुरंत ही बेड पर जाकर लेट गई। हालांकि अभी सिर्फ शाम के 7 ही बज रहे थे, लेकिन थकान के कारण उन दोनों को जल्द ही नींद लग गई। अगली सुबह, पिछली रात जल्दी सो जाने की वजह से सुबह के 5 बजे ही अनन्या की नींद खुल गई थी। क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था इसलिए अनन्या मेडिटेशन करने बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद जब वह मेडिटेशन करके उठी तो उसने बाथरूम जाने से पहले अपना मोबाइल उठाकर आर्यन को एक लंबा चौड़ा मैसेज टाइप करके भेज दिया और फिर वह अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। जब अनन्या बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि ऑलरेडी 7:30 बज चुके और अनिष्का अभी भी सो रही है। उसे इस तरह सोता देख अनन्या ने न में अपना सर हिलाया और वह सीधे बेड के साइड टेबल के पास पहुंच गई। उसने वहां से पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और अनिष्का के मुंह पर डालकर उससे दूर हो गई। उसके ऐसा करते ही अनिष्का एक झटके से, अनन्या भाग यहाँ बाद आ गई है, चिल्लाते हुए उठकर पलंग पर बैठ गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसे दीवार के किनारे पर अनन्या हाथ में गिलास लिए खड़ी दिखाई दी। जब अनिष्का ने अपने आसपास में देखा तो उसे समझ आ गया कि यह सब अनन्या का क्या धारा है। उसने अनन्या को सबक सिखाने के लिए बगल में रखा एक पिल्लो उठाया और अनन्या की तरफ फेंक दिया, जिसे अनन्या ने बड़ी आसानी से पकड़ लिया। लगभग 15 मिनट तक दोनों की इसी तरह पिलो फाइट चलती रही। जब दोनों बहुत ज्यादा थक गई तो एक साथ आकर बेड पर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अनन्या हांफते हुए अनिष्का की तरफ देखकर बोली, हमने बहुत समय के बाद इतनी ज्यादा मस्ती की है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। अनन्या जहां ये सब बोल रही थी वही अनिष्का सिर्फ उसके चेहरे को देख रही थी, जिस कारण से उसकी आंखें नम हो गई और उसने अनन्या को गले से लगा लिया। प्रीति मतलब ओजस्विनी को भी समझ आ चुका था कि शायद अनिष्का को असली अनन्या की याद आ गई, इसलिए वह इमोशनल हो गई है। कुछ देर इसी तरह गले लगे रहने देने के बाद अनन्या ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोली, चलो अब इतना सिटी होने की जरूरत नहीं है, हम है ना, तो मुझे साथ यहाँ कुछ देर। अनिष्का की हालात को देखने के बाद अनन्या ने खड़े होते हुए कहा, तुम जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, आज हम अपने हाथ से तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बना रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनिष्का ने खुशी में बेड से कूदकर खड़े होते हुए कहा, सच में? ये बोलकर वह सीधे बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, तुम जल्दी बनाओ, हम बस 2 मिनट में नीचे आ रहे हैं। और यह बोलते ही वह बाथरूम में चली गई। अनन्या ने उसे इस तरह की हरकतें करते देखना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। ये बोलते ही वह भी रूम से बाहर आकर किचन की तरफ बढ़ गई। जल्द ही अनिष्का और अंशुमन दोनों ही ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर आ गए। अनन्या जो कि पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी थी, उसने जल्दी ही तीनों की प्लेट्स में गर्मा गर्म आलू के पराठे के साथ ठंडा ठंडा दही सर्व कर दिया और दोनों के साथ वह भी खाने बैठ गई। अनिष्का से तो प्लेट लगते ही रहा नहीं गया और उसने तुरंत खाना शुरू भी कर दिया। उसे इस तरह खाते देख अंशुमन और अनन्या जोर जोर से हंसने लगे।
लेकिन अनिष्का का ध्यान तो अभी भी नाश्ते की प्लेट पर ही टिका हुआ था। अंशुमन को इस तरह हंसते देख अनन्या ने मन ही मन कहा, अंशुमन की हंसी में कितनी सच्चाई है। शायद मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कि मैं बेवजह उस पर शक तो नहीं कर रही। कुछ सोचते हुए अनन्या ने जल्द से अपना नाश्ता खत्म किया और किसी को पता चले बिना अपनी चैन गले से निकाल कर हाथों में रख ली। वह धीरे से अनिष्का और अंशुमन की प्लेट वॉश बेसिन में रखने जाने के लिए उठाने लगी कि तभी उसकी चैन अंशुमन के पैरों पर गिर गई, जिससे उसे हल्का सा झटका लगा और वह तुरंत चेयर से उठकर खड़ा हो गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनन्या ने अपनी चैन उसके पैरों से हटाते हुए कहा, अरे अंशुमन, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? ये तो सिर्फ हमारी एक चैन है जो धोखे से तुम्हारे पैर पर गिर गई थी, इसके लिए उन्हें माफ करना। अनन्या के ये बोलते ही अंशुमन ने फिर से नाटक करते हुए कहा, अरे अनन्या, इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मुझे लगा कि मेरे पैर पर से चूहा निकल गया, इसी वजह से मैं डर गया था। उसकी सफाई देते ही अनन्या ने हान में अपना सिर हिला दिया और किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि अनिष्का को तो समझ ही नहीं आया कि वहां पर अभी अभी क्या हुआ। वह भी सच जानने के लिए अनन्या के पीछे पीछे किचन में चली गई। चैप्टर 24। आर्यन को पता चला अंशुमन का सच। अंशुमन ने जब अनन्या को बिना किसी एक्सप्रेशन के किचन में बर्तन ले जाते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से उठकर रोज की तरह गार्डन की तरफ बढ़ गया। वही अनिष्का अनन्या के पीछे पीछे किचन की तरफ चली गई। जैसे ही वह कुछ बोलने वाली थी, अनन्या ने उसे आंखों से कुछ ना बोलने का इशारा कर दिया। अनिष्का ने उसकी बात को समझते हुए अनन्या के साथ फ्रेशर पार्टी के बारे में डिस्कशन करने लगी। अंशुमन, जो कि गार्डन में घूमने के लिए गया हुआ था, उसे शक था कि शायद रीति को आज उस पर किसी प्रकार का शक हो गया है, इसलिए वह फार्म हाउस से बैकसाइड एरिया में जाकर किचन की खिड़की के पास जाकर अनिष्का और अनन्या की सारी बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, शायद मैंने इस ओजस्विनी को कुछ ज्यादा ही समझदार समझ लिया था, लेकिन ये तो पहले की तरह आज भी आसानी से भावनाओं में भी जाती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविलियस स्माइल आ गई और अंशुमन वहां से गार्डन की तरफ निकाल गया, जिससे किसी को भी उस पर आगे से शक ना हो। अनिष्का और अनन्या भी अपना काम फिनिश करके अपने रूम की तरफ बढ़ गई और दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई, क्योंकि आज उन दोनों ने कॉलेज से छुट्टी ली हुई थी, इसलिए उन्हें आज का कोर्स पहले से ही रिकवर करना था। लगभग 2 घंटे लगातार पढ़ाई करने के बाद अनन्या और अनिष्का अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों जल्दी से रेडी होने चली गई, क्योंकि उन दोनों की 12 बजे की पार्लर अपॉइंटमेंट थी, इसलिए वे दोनों जल्दी जल्दी रेडी होकर घर से पार्लर के लिए निकल गई। जैसे ही अनन्या और अनिष्का पार्लर के लिए निकली, अंशुमन भी उन दोनों के पीछे एक टैक्सी लेकर निकल गया, क्योंकि उसे कुछ समय से अनन्या और अनिष्का में बदलाव नजर आ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि एक बार वह उन दोनों को बिना पता चले देखे कि वो दोनों इन सब की आड़ में कोई बड़ी योजना को अंजाम तो नहीं दे रही है। लेकिन कुछ देर बाद अनन्या की कार एक पार्लर के सामने आकर रुकी और वे दोनों कार से उतरकर सामने बनी बिल्डिंग के अंदर चली गई। उस बिल्डिंग पर मकेओवा ब्यूटी सैलून का बोर्ड लगा हुआ था। ये देखकर अंशुमन ने टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी वापस लेने के लिए बोल दिया। घर पहुंचकर अंशुमन ने किसी को कॉल लगाया और कॉल रिसीव होते ही बोला, मुझे जल्द से जल्द इस नंबर की लाइव लोकेशन जानना है और उस मोबाइल की लोकेशन जैसे ही चेंज हो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और तुरंत ही किसी को अनन्या का नंबर टेक्स्ट मैसेज में भेज दिया। मेकओवर ब्यूटी सैलून। अनन्या और अनिष्का जैसे ही सैलून के अंदर गई, अंदर का नजारा देखकर अनिष्का हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। सैलून के अंदर एक कमरे में आर्यन बैठा उन दोनों के आने का पहले से इंतजार कर रहा था। उसे देखकर अनिष्का ने अनन्या से सवाल किया, ये तो आर्यन है ना? तो फिर ये लड़कियों के सैलून में क्या कर रहा है? शायद यह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया होगा। तुझे क्या लगता है? इतना बोलकर अनिष्का जवाब के लिए अनन्या के चेहरे की तरफ देखने लगी, तो अनन्या ने बिना किसी एक्सप्रेशन से उसे जवाब दिया, इसे मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर अनिष्का के चेहरे पर नासमझी के भाव आ गए। अनिष्का उससे आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही अनन्या आर्यन की तरफ बढ़ गई और जाते हुए उसने अनिष्का से कहा, तुम अपना मेकओवर करवा लो, हमें आर्यन से कुछ जरूरी काम है। हम उससे कुछ बात करके फिर अपना क्लीन अप करवा लेंगे। अनिष्का ने भी उसकी बात में बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके कुछ भी पूछने या बोलने का अनन्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए वह अनन्या के जाते ही सैलून के स्टाफ की तरफ जाकर उनसे बात करने लगी। दूसरी तरफ अनन्या ने आर्यन के पास जाकर बैठते हुए उससे सवाल किया,
क्या हमने तुमसे जो काम कहा था वह हो गया है? आर्यन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अनन्या से कहा, तुमने जिस काम के लिए मुझसे कहा था वह हो तो गया है, लेकिन वह व्यक्ति उसका 3 गुना चार्ज मांग रहा था और मैंने तुमसे बिना पूछे ही उसे हाँ कर दिया है। और वह इस वक्त बगल वाले रूम में बैठा हुआ है। अनन्या ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी किया वह ठीक है, और इस सैलून का क्या? आर्यन ने तुरंत ही अनन्या को बताया कि उसने इस सैलून को 3 घंटे के लिए पूरी तरह से बुक कर लिया है, इसलिए अभी 3 घंटे तक यहाँ पर कोई और कस्टमर नहीं आ सकता है। अनन्या ने उसकी बात पर हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपने पर्स से एक प्लेटिनम कार्ड निकाल कर आर्यन को देकर उसका पासवर्ड बताते हुए बोली, तुम इस कार्ड से उन सभी को पे कर देना और इसे मुझे कल कॉलेज में वापस कर देना। आर्यन ने भी बिना कुछ कहे उस कार्ड को लेकर सहमति में हाँ में अपना सिर हिला दिया। और फिर वो दोनों उठकर बगल वाले कमरे की तरफ बढ़ गए, जहां एक 45 से 50 वर्ष की उम्र का आदमी चश्मा लगाए हुए बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहा था। अनन्या और आर्यन आगे बढ़कर उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने अनन्या की तरफ देखकर कहा, बताइए मैडम, आपको मुझसे क्या काम था? अनन्या ने अपने गले में से चेन निकाल कर उसे देते हुए कहा, हमें इस चेन की अपने लिए 5 अंगूठी अभी बनवाना है। और इतना बोलकर अनन्या कुछ देर के लिए चुप हो गई, जैसे वह जानना चाहती हो कि यह काम अभी हो सकता है या नहीं। अनन्या को अपनी तरफ देखता पाकर उस व्यक्ति ने बिना किसी हाव भाव के कहा, ये काम तो मैं लगभग 2 घंटे में कर दूंगा, मुझे बस आपकी उंगलियों का साइज चाहिए है। उद्धरण चिन्ह। उस व्यक्ति के इतना बोलते ही अनन्या ने तुरंत अपने दाहिने हाथ को उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, आप अभी साइज ले लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। अनन्या के इतना बोलते ही उस व्यक्ति, जो कि एक सुनार था, उसने तुरंत अनन्या की अंगुलियों का माप ले लिया और उससे सवाल किया, मैडम क्या आपको कोई और काम भी करवाना है? अनन्या ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर सीरियस होते हुए कहा, हमें कल तक इसी तरह की दिखने वाली एक इस धातु की चैन भी बनवानी है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की इस बात पर उस व्यक्ति ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखकर कहा, मैडम जितना मुझे पता है आपकी यह चैन भी तो इस धातु की ही है। अगर आपको ऐसी ही चैन चाहिए है तो आप इसे ही रख लीजिए और मैं आपको इस धातुओं की अंगूठियां अलग से बनाकर दे दूंगा। अनन्या जानती थी कि अगर उस व्यक्ति की जगह कोई और भी होता तो उसके मन में यही सवाल आता, और उसे आर्यन के चेहरे को देखकर भी समझ आ चुका था कि उसके दिमाग में भी यही बात चल रही है। कुछ सोचते हुए अनन्या ने झूठ बोलना ही सही समझा और कहा, वो बात यह है कि यह चेन हमें हमारे किसी करीबी ने दिया था। यह उस इंसान की हमारे पास आखिरी निशानी है। और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त को भी यह चैन बहुत पसंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस चैन की हमारे लिए अंगूठियां बना दें, जिससे मेरे पास उस इंसान की आखिरी निशानी बची रहे, और आप इसी तरह की एक चैन बनाकर मुझे दे देंगे तो मैं अपनी उस दोस्त को गिफ्ट में दे सकती हूँ, जिससे वह मुझसे नाराज भी नहीं होगी। ये बोलकर अनन्या ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसने बड़ी ही मुश्किल से यह झूठ कहा था। हालांकि आर्यन समझ चुका था कि अनन्या ये सब एक झूठी कहानी बता रही है, जबकि ऐसा करने के पीछे उसकी कोई और वजह है। लेकिन उसने अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। दूसरी तरफ उस सुनार को अनन्या की बात पर भरोसा हो चुका था, और वह अनन्या के इस तरह के स्वभाव को देखकर बहुत खुश था, इसलिए उसने जल्दी ही अपना काम शुरू कर दिया और अनन्या को ये भी बता दिया कि वह आज रात में बैठकर ऐसी ही दूसरी चैन तैयार कर देगा। अनन्या को भी उस व्यक्ति की यह बात सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि उसे जिस बात का डर सता रहा है, अगर वैसा ही हुआ तो यह चैन और अंगूठियां उस कंडीशन में उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। वह ये सब सोच ही रही थी कि आर्यन ने उससे कहा, क्या हम दोनों चलकर कुछ बात कर सकते हैं? अनन्या अच्छी तरह से समझ रही थी कि आर्यन के मन में इस समय कितने सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन वह ये जानकर काफी अच्छा भी महसूस कर रही थी कि आर्यन ने उससे बिना कोई सवाल किए उसके बस एक बार बोलने पर उसकी इतनी मदद कर दी थी। इसलिए वह अब उसके सारे सवालों का जवाब उसे अच्छी तरह से देना चाहती थी। अनन्या ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था कि वह आर्यन को पूरा सच तो नहीं बताएगी, लेकिन उसे कुछ झूठ भी नहीं बोलेगी। इसलिए अनन्या ने उसी कमरे का काना चुना जहां से वह इस सुनार पर भी नजर रख सके, और आर्यन की तरफ देखकर बोली, चलो हमें वहां पर बैठकर अपनी बातें करनी चाहिए। ये बोलकर वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। आर्यन ने भी हाँ में अपना सर हिलाकर अनन्या के पीछे पीछे चला गया। वहां पर बैठते हुए अनन्या ने आर्यन से कहा, आर्यन देखो, अब मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाली हूँ उस पर शायद तुम यकीन न कर पाओ, लेकिन अभी के लिए तो यही सच है।
ये बोलकर अनन्या आर्यन की आंखों में देखने लगी, जहां पर उसे अपने लिए भरोसा दिख रहा था। अनन्या से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सच बताओ तो शायद इस समय अंशुमन की जान खतरे में है और हमें तो ये भी नहीं पता कि वह अभी किस हालत में है। आर्यन को उसकी इस मुस्कान में छिपा हुआ दर्द साफ दिखा रहा था। लेकिन फिर भी अनन्या की बात सुनकर आर्यन हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ही तो सुबह मुझे बताया था कि आर्यन को तुम्हारे घर पर है। फिर तुम अभी ऐसा कैसे बोल सकती हो? अनन्या आर्यन की इस बेचैनी को अच्छी तरह से समझ पा रही थी। इसलिए उसने आर्यन को समझाते हुए कहा, इस समय तुम्हें सिर्फ ये देखना चाहिए। इतना बोलकर अनन्या ने अपना मोबाइल निकालकर उसमें एक वीडियो ओपन कर दी और मोबाइल आर्यन की तरफ बढ़ा दिया। आर्यन ने उसका मोबाइल लेकर जैसे ही वह वीडियो देखना शुरू किया, उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलने लगे। जब आर्यन ने वह वीडियो देखकर मोबाइल अनन्या की तरफ बढ़ाया तो उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे। उसने हकलाते हुए अनन्या से सवाल किया, ये सब क्या है अनन्या? और अंशुमन की ऐसी हालत कैसे और कब हुई? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अनन्या इस समय आर्यन के मन में उमड़ रही अंशुमन के लिए चिंता को समझ पा रही थी। इसलिए उसने आर्यन को समझाते हुए कहा, फिलहाल के लिए तो मैं तुम्हें बस ये बता सकती हूँ कि इस समय हम सभी एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, और यह सब मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सभी के अच्छे के लिए ही कर रही हूँ। थोड़ा रुककर अनन्या ने आगे कहा, शायद अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ होने वाला जिसकी वजह से या तो मेरी जान जाएगी और अंशुमन हमेशा के लिए इतना ही खतरनाक बन जाएगा, या तो अंशुमन को मेरे हाथ मरना होगा, तभी उसके अंदर के इस शैतान का अंत होगा। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की यह बात सुनकर तो आर्यन उसे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके अनन्या की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या इतनी खराब परिस्थिति में इतना शांत कैसे रह सकती है। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने अनन्या से कहा, मैं इस बारे में तुमसे कल बात करता हूँ। रीति ने उसे बस हाँ में अपना सर हिलाकर ठीक है बोल दिया। अब दोनों ही उस रूम में साथ बैठे हुए अलग अलग ख्यालों में खोए हुए थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो, तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।